बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब को एक दिन पहले इजाज़त दी गई और उन्होंने सबसे पहले जो है वो नए सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद दी। नए सुप्रीम लीडर के बारे में इतलात हैं कि वो ज़ख्मी हैं, लेकिन वो महफूज हैं और कुछ ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। लेकिन उनके बारे में ये इतलात ईरान में से आ रही हैं कि वो ज़ख्मी हैं। अब शहबाज शरीफ ने पहले नए सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद दी और फिर ईरानी सदर से आज बात भी की है। ईरानी सदर से शहबाज शरीफ ने जो बात की वो ज़्यादा डिटेल में तो रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ईरान का खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। आलमी बरादरी जंग के जिम्मेदारों पर तवज्जो नहीं देती तो आलमी निज़ाम और सिक्योरिटी को संगीन खतरात हो सकते हैं। ईरान का खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। तो ये जनाब बातचीत हुई। शहबाज शरीफ ने क्या कहा ये हमारे सामने नहीं आया, लेकिन शहबाज शरीफ ने यही कहा होगा कि सऊदी अरब हमारी मजबूरी है, हमारा उनके साथ मुआहदा है, तो आप सऊदी अरब को ना मारें, आप उनके साथ ना लड़ें। पाकिस्तान बड़ी अजीब सिचुएशन में फंस गया। उनके ऊपर सऊदी अरब का भी दबाव है, ईरान से ना लड़ने के लिए पाकिस्तान के अंदर से भी दबाव है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी अब एक हुक्मनामा ऐसा लगता है कि आ गया है कि अब ये राब्ते कर रहे हैं ईरानी क़यादत से, ताकि कल को अमेरिकन बिहाफ के ऊपर ये ईरान के साथ मुज़ाकरात या बातचीत कर सकें। वो अपने कुछ गुड कॉप भी रखते हैं, बैड कॉप गुड कॉप खेलते हैं ना, तो वो यही तरीका है कि पाकिस्तान एक ऐसा वफ़ादार मुल्क है, या पाकिस्तानी जो सियासी क़यादत है या फ़ौजी क़यादत है वो इतनी अच्छी वफ़ादार है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि अगर ये ईरान के साथ राब्ते में रहेंगे तो हमारा एक रास्ता खुला रहेगा। बहरहाल इराक़ची ने तो मना कर दिया कि मुज़ाकरात का इम्कान नहीं है। नाज़रीन, इसराइल की अब हालत मैं आपको बताता हूँ। इसराइल की हालत ये है, आपको इस ट्वीट में नज़र आ जाएगी। पहली मरतबा इसराइली फ़ॉरेन मिनिस्ट्री इन्होंने एक ट्वीट किया है और इसमें ये लिखते हैं द इरानियन regime is firing cluster bombs at Israeli civilians. Their deliberate and repeated use against civilians shows that the Iranian terror regime is seeking to maximize civilian deaths and harm. वो कहते हैं जनाब कि ईरान हमारे ऊपर जो है ना वो मार रहा है क्लस्टर बम, और ये इसराइल के सिविलियन को मारा जा रहा है, और ये जानबूझकर किया जा रहा है और बार बार किया जा रहा है। और ये शो करता है कि ईरान ज़्यादातर जो है वो सिविलियंस को निशाना बनाना चाहता है, ये इसराइल कह रहा है। साथ उसने बताया कि ये तस्वीर लगा के क्लस्टर बम होता क्या है, कि जनाब वो बैलिस्टिक मिसाइल होता है, वो किस तरीके से उसके अंदर से बम निकलते हैं, वॉर हेड कैसे निकलते हैं, फिर कैसे वो मल्टीपल बमों में तब्दील हो जाता है और किस तरीके से वो तबाही फैलाता है। ये 3 मरहलों में उन्होंने बताया, एक बाकायदा पूरा पोस्टर भी जारी किया है। देखिए, इसराइल के मुंह से ना सिविलियन का लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता। इसराइल ये वर्ड बोल ही नहीं सकता। इसराइल ने अपने सिविलियंस को महफूज रखने के लिए ज़ेरे ज़मीन बंकर्स भी बनाए, सब किया। देखिए, सिविलियन का नुकसान दुनिया में कहीं भी हो, मैं मजम्मत कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, दुनिया के वो ममालिक कर सकते हैं जिन्होंने सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं किया। वो लोग कर सकते हैं जो सिविलियंस के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। लेकिन इसराइल कभी भी सिविलियंस के लिए आवाज़ उठाने का हक़ नहीं रखता। वो अपना ये हक़ खो बैठा है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, इखलाकी जवाज़ ही नहीं है। 20,000 बच्चे उन्होंने हाल ही में शहीद किए हैं गाज़ा में। सिर्फ गाज़ा में 20,000 मासूम बच्चे उन्होंने शहीद किए हैं, जिनमें दूध पीते बच्चे भी शामिल थे। उनकी तस्वीर आप रोज़ की बुनियाद पर देखते रहें, रोज़ाना की बुनियाद पर। 33,000 ख़वातीन उन्होंने शहीद किए हैं गाज़ा में, यानी 53,000 सिर्फ ख़वातीन और बच्चे हैं जिन्हें इसराइल ने गाज़ा में शहीद किया है। इतनी बड़ी तादाद है। वो कैसे कह सकते हैं कि सिविलियन का नुकसान ईरान कर रहा है? उनका बनता नहीं है, वो ये बात कर नहीं सकते। और अब ये हमदर्दी लेने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया से, क्योंकि हालात उन्हें आइडिया हो गया है कि उनके कंट्रोल में वैसे नहीं है जैसे उन्हें लगता था कि उनके कंट्रोल में रहेंगे। नाज़रीन, यूरोप तकसीम हो रहा है, ये भी अमेरिका पे एक दबाव की वजह है। यानी इटली ने भी मजम्मत की है, स्पेन भी खिलाफ खड़ा हो गया। स्पेन ने तो अपना जो सफ़ीर है उसको इसराइल से वापस बुला लिया मुस्तकिल तौर पे कि जनाब वापस आ जाए, वहाँ पे सफ़ीर नहीं चाहिए इसराइल के अंदर। फ्रांस जो है वो भी थोड़ा मजबूत नज़र आ रहा है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं चारों, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन,
ये कंट्रीज़ और बेल्जियम और आयरलैंड ये भी इसी तरफ खड़े हुए हैं। सिर्फ जर्मनी जो है वो एक ऐसा कंट्री है जिसका इबाहम बाकी। यूरोप बहुत तकसीम हो गया इस मामले पे कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने जो अटैक किया ये दुरुस्त है या गलत है। तो अमेरिका अपने पुराने इत्तेहादी खो रहा है और ये एक प्रॉब्लम है, और ये अमेरिका को आने वाले दिनों में मज़ीद फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को वहाँ ले गया कि एक दलदल में अमेरिका फंस गया है और उससे निकालने के लिए बड़ी समझदारी चाहिए। अमेरिका में हुकूमत तब्दील होगी तो चीज़ें अमेरिका के लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी, वरना नहीं। देखें ना, अमेरिका अपनी मिथी खो गया। आपने हुर्मुज़ क्या है, एक पट्टी है ना पानी की, एक ऐसी जगह है जहाँ पे समंदर का पानी इंतहाई नैरो हो जाता है। ये एक गुजरगाह है जहाँ से दुनिया भर के बहरी जहाज़ गुजरते हैं और पेट्रोलियम मसनूआत लेकर जाते हैं। इसके एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है। मैं आबना हुर्मत पे खुद ज़ाती तौर पे खड़ा रहा। मैंने वहाँ खड़े होकर ईरान की रोशनियाँ देखी हैं। इतना करीब है, बहुत करीब है, इतना दूर नहीं है, कोई 20 मील लगता है थोड़ा सा। तो इसमें जो है वो ईरान ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। अब अमेरिका सुपर पावर कहलाने के बावजूद अपने सारे इत्तेहादियों को लेकर ये आबना हुर्मज़ नहीं खुलवा पा रहा। चाइना वहाँ से अभी तक लेकर चला गया ईरान से 11 मिलियन बैरल तेल, और आबना हुर्मज़ बाकी दुनिया के लिए बंद है। अभी इतला आ रही है कि बांग्लादेश ने दरख्वास्त की है तो बांग्लादेश के लिए आबना हुर्मज़ को खोल दिया है ईरान ने कि आप यहाँ से अपने जहाज़ ले जा सकते हैं। तो रशिया, चाइना, बांग्लादेश, जिनको वो चाहते हैं उनको वो अलाउ करते हैं, और जिनको वो नहीं चाहते उनको वो अलाउ नहीं करते। ये ईरान का मुकम्मल कंट्रोल और बालादस्ती है आबना हुर्मज़ पे। अब यहाँ पे ईरान एक अकेला मुल्क है, बाकी 7-8 मुल्क ऐसे हैं जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, जिनमें इसराइल है, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, ओमान है, बहरीन है, ये सारे, उर्दन है, ये सारे ममालिक जो हैं ये अमेरिका के इत्तेहादी हैं। ये सारे मिलकर अमेरिका और इसराइल के साथ भी ये आबना हुर्मज़ नहीं खुलवा पा रहे, और अमेरिकन बहरी जहाज़ इस तरफ आ भी नहीं रहे। तो ये बहुत बहुत बड़ा एक अमेरिका के लिए डैमेज है, एक बहुत बड़ा उनको डेंट पड़ा है कि वो सुपर पावर हैं, वो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अब चीनी जहाज़ यहाँ से गुजरते हैं, उनको छेड़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं कर सकता, और चाइनीज़ बहुत ताकतवर हैं। ना अमेरिका उनको छेड़ने की ज़रूरत करता है, ना कोई अरब मुल्क उनको छेड़ने की ज़रूरत, कोई छेड़ते ही नहीं। इसराइल भी इस पंगे में नहीं आता। तो अमरीकी जहाज़ इस तरफ आ ही नहीं रहे। उन्हें आइडिया कि हम इस तरफ आएंगे, ये हमें बम मारेंगे, हमें ड्रोन मारेंगे, हमें मिसाइल मारेंगे। तो एतमाद ख़त्म हो रहा है अमेरिका के ऊपर आलमी सतह पे कि अमेरिका की वो बालादस्ती रही नहीं, वो चौधराहट रही नहीं जो किसी दौर में होती थी। अब 10 दिन की इस लड़ाई में अमेरिका का पैसा भी बहुत तेज़ी से खर्च हुआ है। मैंने आपको बताया था कि शुरू के 48 घंटों में अमेरिका ने $5 अरब से ज़्यादा फूंक दिया था। इतना हथियार अमेरिका ने इस्तेमाल किया था, और अब 10 दिन की लड़ाई में अमेरिका ने $11 अरब ज़ाया कर दिए इस लड़ाई में। बम मार मार के, हथियार इस्तेमाल कर करके 11 अरब अमरीकी डॉलर, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ये जनाब अमेरिका ने ज़ाया कर दिए। इसके अलावा जो और कुछ ज़ाया हुआ वो खलीजी ममालिक के पैसे अलग ज़ाया हो रहे हैं। इसराइल का अलग माली नुकसान हो रहा है, कारोबार का अलग नुकसान हो रहा है, तेल की तरसील बंद है और वो लगातार नुकसान में जा रहा है। फिर इसराइल के अंदर और खलीजी ममालिक के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हुई है, और जो अमेरिका का बहुत बड़ा फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, वो नुकसान। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है, और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें, तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।